सभी स्टूडेंट्स का एस के स्टडी पॉइंट 9064 पर हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया है। उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और सेकंड है जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कंप्लीट हो चुका है। जीन जो उत्परिवर्तन है उसकी हम आज चर्चा करेंगे और इस टॉपिक से 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं जीन उत्परिवर्तन। इसे बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। जीन उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। यह उत्परिवर्तन जीन में पाए जाने वाले डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। कि डायरेक्ट ये कहा जाए जीन उत्परिवर्तन की डेफिनेशन क्या होगी, तो आपको क्या लिखनी है? यह उत्परिवर्तन जीन में पाए जाने वाले डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। अब हमने अभी ये कहा इसे बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। तो बिंदु उत्परिवर्तन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बिंदु उत्परिवर्तन की आप परिभाषा क्या दोगे? डीएनए के एकल क्षार युग्म में होने वाले परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन पर आधारित रोग कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया रोग। बिंदु उत्परिवर्तन पर आधारित रोग कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया रोग है। यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब हम बात करते हैं जीन उत्परिवर्तनों के प्रकारों की। किसकी बात करते हैं हम? जीन उत्परिवर्तन के प्रकारों की हम बात करते हैं। तो देखो, जीन उत्परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है वेरी वेरी मोस्ट है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन जीन उत्परिवर्तन क्या है, इसकी एक छोटी सी सरल सी परिभाषा नोट की है मैंने। डीएनए की सामान्य संरचना में एक नाइट्रोजनी क्षारक का किसी अन्य नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा विस्थापन ही प्रतिस्थापन कहलाता है। कि डीएनए है उसकी संरचना में नाइट्रोजनी क्षारक भाग लेते हैं और एक नाइट्रोजनी क्षारक दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक को वहां से प्रतिस्थापित कर दे या विस्थापित कर दे। इस क्रिया को आप क्या कहोगे? प्रतिस्थापन जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। यह है प्रतिस्थापन जीन उत्परिवर्तन पुनः दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है संक्रमण, सेकंड है अनुपथन। फर्स्ट कौन सा है? संक्रमण, सेकंड है अनुपथन। तो संक्रमण का नाम अन्य क्या है? संक्रांति। तो देखो, फर्स्ट पढ़ते हैं हम, संक्रमण की बात करते हैं। यह भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन क्षारक का दूसरे प्यूरिन क्षारक से या एक पिरिमिडिन क्षारक का दूसरे पिरिमिडिन क्षारक से प्रतिस्थापन होता है। इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन क्षारक का दूसरे प्यूरिन क्षारक से या एक पिरिमिडिन क्षारक का दूसरे पिरिमिडिन क्षारक से प्रतिस्थापन होता है। तो 11th क्लास में एक चैप्टर था, 12 नंबर का चैप्टर था, उसमें था प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक। ये आपको पढ़ाए गए थे। प्यूरिन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। जबकि पिरिमिडिन क्षारक एक तो होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन और एक होता है यूरेसिल। यहां देखो,
प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन, ये प्यूरिन में आते हैं। तो एडेनिन है, उसकी जगह कौन आ सकता है? गुआनिन, और गुआनिन की जगह कौन आ सकता है? एडेनिन। डेफिनेशन क्या बोल रही है? एक प्यूरिन क्षारक, तो ये एक प्यूरिन क्षारक है, इसका प्रतिस्थापन दूसरा प्यूरिन क्षारक कर सकता है, कौन? गुआनिन। तो कहने का अर्थ है कि गुआनिन की जगह कौन चला जाए? एडेनिन, और एडेनिन की जगह कौन चला जाए? गुआनिन। इसी प्रकार यहां देखो पिरिमिडिन की बात करते हैं, पिरिमिडिन में कौन आता है? थाइमिन। तो थाइमिन की जगह कौन चला जाए? साइटोसिन, और साइटोसिन की जगह कौन चला जाए? थाइमिन। ऐसा होता है तो उसे आप क्या कहोगे? संक्रमण प्रतिस्थापन। क्या कहोगे? संक्रमण प्रतिस्थापन। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, एडेनिन के बाद में यहाँ थाइमिन है, तो इस थाइमिन की जगह यहाँ कौन आ जाएगा? साइटोसिन आ जाएगा। तो किसको इंगित कर रहा है? संक्रमण को। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अनुपथन। 2 नंबर बिंदु क्या अपना? अनुपथन है। इस जीन उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन क्षारक का प्रतिस्थापन दूसरे पिरिमिडिन क्षारक से, एक प्यूरिन क्षारक का प्रतिस्थापन दूसरे पिरिमिडिन क्षारक से, इसी प्रकार एक पिरिमिडिन क्षारक का दूसरे प्यूरिन क्षारक से प्रतिस्थापन होता है। ऊपर वाले में तो प्यूरिन की जगह प्यूरिन था, पिरिमिडिन की जगह पिरिमिडिन जा रहा था, लेकिन अनुपथन में यहां चेंज हो गया कि प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन क्षारक आएगा और पिरिमिडिन क्षारक की जगह कौन आएगा? प्यूरिन क्षारक आएगा। जैसे नीचे की तरफ आपको समझाया जाए इसको थोड़ा सा। जैसे हम बात कर रहे हैं पहले पिरिमिडिन से प्यूरिन की, तो पिरिमिडिन में 2 क्षारक हैं यहाँ, थाइमिन और साइटोसिन। तो ये थाइमिन है ना, ये किसकी जगह ले सकता है? एडेनिन और गुआनिन की। भाई एडेनिन और गुआनिन दोनों प्यूरिन है, एडेनिन और गुआनिन क्या है? प्यूरिन है। लेकिन पिरिमिडिन कौन है? थाइमिन है। तो थाइमिन किसका प्रतिस्थापन कर सकता है? या तो एडेनिन का कर सकता है, या किसका कर सकता है? गुआनिन का। इसी प्रकार साइटोसिन है, ये भी पिरिमिडिन क्षारक है। तो ये पिरिमिडिन क्षारक साइटोसिन है ना, ये किसका प्रतिस्थापन करेगा? या तो गुआनिन का करेगा, या किसका करेगा? एडेनिन का। कहने का उद्देश्य है कि इसमें पिरिमिडिन प्रतिस्थापन करता है हमेशा प्यूरिन का। पिरिमिडिन किसका प्रतिस्थापन करेगा? प्यूरिन का। इधर देखो प्यूरिन से पिरिमिडिन मान प्यूरिन है, वो किसका प्रतिस्थापन करेगा? पिरिमिडिन का। तो प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक 2 ही होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। तो यहाँ एडेनिन है, वो किसकी जगह चला जाए? थाइमिन की। और एडेनिन किसकी जगह ले सकता है? साइटोसिन की। इसी प्रकार गुआनिन है, वो किसकी जगह ले सकता है? साइटोसिन की। और गुआनिन किसकी जगह ले सकता है? थाइमिन की। जैसे एग्जाम्पल दिया ऊपर, ATGC, यहाँ साइटोसिन है, तो साइटोसिन की जगह कौन ले सकता है? या तो एडेनिन ले, या कौन ले? गुआनिन। तो साइटोसिन की जगह हमने क्या नोट कर दिया है? एडेनिन कर दिया। इससे कहेंगे हम अनुपथन। क्या कहेंगे? अनुपथन। नेक्स्ट बिंदु देखिए आप इस पर। नेक्स्ट अपना फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन डीएनए के क्षार युग्मों का, डीएनए के क्षार युग्मों का बढ़ना या घटना, कि डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक है या तो वो बढ़ जाए या घट जाए, उसे आप क्या कहोगे? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहेंगे। जैसे यहां दे रखा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है यहाँ नाइट्रोजनी क्षारक। 11 से अगर 10 हो जाए तो भी फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होगा, और 11 से अगर अधिक हो जाए तो भी फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। इसका अर्थ नाइट्रोजनी क्षारक बढ़े हैं डीएनए में। तो बढ़े हैं तो कौन सा उत्परिवर्तन होगा? या फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। कौन से नाइट्रोजन क्षारक बढ़े हैं? ATC। यहाँ 11 थे, यहाँ 11 से ज्यादा हो गए। इसके लिए मैं नाइट्रोजनी क्षारकों का बढ़ना, बढ़े हैं तो कौन सा उत्परिवर्तन होगा? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। अगर 11 से 10 हो जाते तो भी कौन सा होता? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता। राइट। अगला है अपना नीक
जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम साइलेंट। क्या कहेंगे? साइलेंट। इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन में न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन से भी कोई भी लक्षण रूपी परिवर्तन नहीं होता। नीक का अर्थ साइलेंट, माने इस जीन उत्परिवर्तन में न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो जाए लेकिन कोई लक्षण पर रूपी परिवर्तन नहीं होता। तो उसे क्या कहेंगे? जैसे आपके पास मोबाइल रखते हो ना, आप मोबाइल को साइलेंट कर दोगे, फिर आप कहीं भी घूमो आपको पता ही नहीं चलेगा फोन आ गया क्या। आप फोन की तरफ दौड़ोगे नहीं, आप में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा फोन के प्रति, क्योंकि फोन साइलेंट, आपको पता ही नहीं किसी का फोन आ रहा है। तो निक का अर्थ है यहाँ साइलेंट। इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन में न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन से भी कोई लक्षण रूपी परिवर्तन नहीं होता है। अगला है अपना निरर्थक, नॉनसेंस। कई बार बच्चे कहते हैं नॉनसेंस, तो नॉनसेंस क्या होता है? यदि आनुवंशिक कोड में इस प्रकार का परिवर्तन होता है जिससे आधे रास्ते में ही एक निरोधक कोडोन बन जाता है तो कोई भी प्रोटीन उत्पन्न नहीं होता है। यदि आनुवंशिक कोड इस प्रकार परिवर्तित होता है जिससे आधे रास्ते में एक निरोधक कोडोन बन जाता है तो कोई भी प्रोटीन उत्पन्न नहीं होता है। आपको 11th क्लास में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आनुवंशिक कोड, और आनुवंशिक कोड में आपको मैंने समापन कोडोन बताए थे 3। टोटल कोडोन 64 थे, वहाँ समापन कोडोन 3 बताए थे। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल में GAA, 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 यहाँ GAA है, इसके आगे कौन आ गए? UAA। तो UAA एक समापन कोडोन है जो प्रोटीन उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, तो इसे कौन सा कहोगे आप? निरर्थक कोडोन। अगला अपना अप्रियाक, मिसनेंस। तो देखो अप्रियाक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बेस के प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप आनुवंशिक कोड में परिवर्तन से एक दूसरा एमिनोमर जुड़ जाता है। परिवर्तित प्रोटीन से सिकल सेल हीमोग्लोबिन जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। मानी आपको इतना ही याद रखना है, अप्रियाक प्रकार का जीन उत्परिवर्तन होता है, उससे किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं? तो आपको याद रखना सिकल सेल हीमोग्लोबिन जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। अगला टॉपिक अपना जीन उत्परिवर्तन को प्रभावित और प्रेरित करने वाले कारक। वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है। सर्वप्रथम मुलर ने 1927 में ड्रोसोफिला पर एक्स किरणों के द्वारा प्रयोग किया था कि उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक कौन हो सकते हैं? तो यहाँ एक्स किरण है। तो एक्स किरण का प्रयोग कौन सी मक्खी पर किया गया? ड्रोसोफिला पर। किसने किया था? मुलर ने। समझ गए? तो यहाँ लिखा वे कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं उसे उत्परिवर्तन जन कहते हैं, जैसे म्यूटाजन कहलाते हैं। वे कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। आगे देखना, ये कारक निम्न प्रकार के होते हैं। सामान्य अल्ट्रावायलेट किरणें हो सकती हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाली अल्फा बीटा गामा किरणें, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, रासायनिक उत्परिवर्तन जैसे मस्टर्ड गैस हो सकती है, डीडीटी हो सकता है, एलएसडी हो सकता है। तापक्रम वृद्धि से भी उत्परिवर्तन की दर को बढ़ाती है। तो प्रेरित उत्परिवर्तन के बारे में मुलर ने बताया था। मुलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? ड्रोसोफिला पर। कौन सी किरणों का प्रयोग किया? एक्स किरणों का। और वे कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं उन्हें उत्परिवर्तन जन कहते हैं। ये जो कारक हो सकते हैं ये भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स जीन उत्परिवर्तन के नोट्स जहाँ तक लिख लिए उसके आगे के नोट्स इसी वीडियो से लिखें। कंटिन्यू। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आनुवंशिक कूट, जिसकी हेडिंग डाल के आप छोड़ देना। न्यू टॉपिक अपना आनुवंशिक कूट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स कोड। ये टॉपिक डाल देना यहाँ तक कि आप नोट्स कंप्लीट कर लेना इसी वीडियो से। ओके, थैंक यू।